सामने सोफे पर बैठते हुए प्राची ने निखिल से कहा, तुम्हें याद है निखिल, मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि कभी फुर्सत मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं क्यों हैरान हूँ। निखिल ने प्राची को पानी के गिलास पकड़ाते हुए कहा, उसी मैटर पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। निखिल, दरअसल बात यह है कि आयशा और राघव ने मिलकर मधु के साथ बहुत बुरा किया। उन दोनों ने होटल में ले जाकर उसे ड्रिंक करवाई और फिर किसी के हाथों उसकी इज्जत लुटवा कर उसका एमएमएस बनवा दिया। निखिल ये सुनकर शॉक हो गया और टेंशन में बोला, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ निखिल, मैं सच बोल रही हूँ, और इन सब के बावजूद भी आयशा ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मधु भी आयशा की बातों में आकर मुझे गलत समझ रही है। मुझे नहीं पता कि क्या कैसे, पर मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उस आदमी ने फिरौती में मधु से 1 लाख रुपए मांगे हैं, नहीं तो वो उस एमएमएस को लीक कर देगा। मधु 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? ऐसे में निखिल, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो इस आदमी को पकड़वाने में। प्राची ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। हाँ प्राची, ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर इसके लिए हमें पता तो लगाना ही होगा कि वो आदमी है कौन जो मधु को ब्लैकमेल कर रहा है। निखिल कुछ सोचते हुए बोला, यही बात है, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। प्राची, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ देखता हूँ। वैसे भी अभी कॉलेज के फंक्शन में हम सब इतने बिजी हैं कि कोई नहीं किसी और पर ध्यान दे रहा, लेकिन अगर ऐसे में हम आयशा पर पूरी कड़ी नजर रखें तो जरूर हमें कोई ना कोई सबूत मिल सकता है। निखिल, आयशा बहुत चालाक है, वो हमें कोई सबूत इकट्ठा नहीं करने देगी। हाँ, पर एक चीज हमारी मदद कर सकती है और वो ये है कि तुम आयशा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे सच उगलवा लो। प्राची, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आयशा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूंगा। हाँ, पर ध्यान रहे वो आयशा बहुत चालाक है, तो जरा होशियारी से। इतना कहकर प्राची वहां से चली गई। निखिल ने प्राची के कहे मुताबिक आयशा पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। आयशा को डांस सिखाना, उसके पीछे भागना, उसके साथ घूमना, कैंटीन में उसके साथ रहना, उसे शॉपिंग कराना, उसके साथ मस्ती मौज करना। आयशा निखिल को ऐसा देखकर पहले तो हैरान हो गई, पर जब उसे निखिल से इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो वो भी धीरे धीरे निखिल की ओर खिंची चली गई। वो तो हमेशा से ही ऐसे लड़के की बाहों में खुद को भरना चाहती थी जो दिखने में बहुत हैंडसम हो। इधर प्राची के लिए मधु वाली टेंशन तो थोड़ी हल्की हो ही गई थी, पर अब उसे चीफ गेस्ट वाली टेंशन सताने लगी थी। 2 दिन हो गए थे उन्हें मेल किए हुए, पर अब तक उनके मेल का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आज इसी उम्मीद में प्राची अपना लैपटॉप लिए बैठी थी कि शायद आज कोई रिस्पॉन्स आ जाए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसके पास एक मेल आया। उसने तुरंत मेल चेक किया। मेल पर साफ साफ लिखा था, सॉरी, दिस टाइम आई एम बिजी इन माई प्रेजेंटेशन, सो आई कांट बी देयर। ये मेल पढ़ के प्राची बहुत हैरान हो गई। अब वो क्या करे? कैसे भी करके उसे इस चीफ गेस्ट को अपने कॉलेज लेकर ही आना था। शेट्टी सर ने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी थी, पूरे कॉलेज और एनजीओ का सवाल था। वो ऐसे तो हार नहीं मानने वाली थी। उसे कुछ ना कुछ करके तो उन्हें लेकर आना ही था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया तो उसने तुरंत चीफ गेस्ट, जिसका नाम अमन राय जादा था, उनकी सोशल मीडिया चेक कर उनकी कंपनी का एड्रेस निकाला और तैयार होकर उनकी कंपनी चली गई। कंपनी करोल बाग की रोड पर ही थी। कंपनी दूर से देखने में इतनी आलीशान थी तो फिर अंदर कितनी आलीशान होगी। प्राची कंपनी के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी। उसने जैसे ही कंपनी में एंटर किया तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछा, किस काम से आई हैं आप यहाँ? प्राची ने स्माइल के साथ कहा, मुझे अमन सर से मिलना है। सॉरी, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्राची ने कंपनी के चारों ओर आंखें फेरते हुए कहा, मैम आप समझने की कोशिश करिए, वो अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहते।
प्राची ने काफी जिद की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। प्राची मुंह लटकाकर वापस लौटने लगी, तभी किसी ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, हे गर्ल। ये सुनकर प्राची की उम्मीद भरी नजरें पीछे मुड़ी। सामने एक 24-25 साल का हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था, जिसने लाइट ब्लू कलर का कोट पहन रखा था और उसके साथ 4-5 बॉडीगार्ड थे। प्राची पहले तो उसे नहीं पहचान पाई, पर जब उसकी नजर उसके कोट पर लटके कार्ड पर गई तो उस पर साफ साफ लिखा था, अमन रायजादा। प्राची समझ गई कि ये वही हैं जिनसे मिलने वो यहाँ आई थी। वो सीढ़ी चढ़कर वापस से उनके सामने गई और हंसते हुए बोली, आई एम प्राची फ्रॉम संभल यूनिवर्सिटी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यस से। ये सुनकर प्राची को बड़ा अजीब महसूस हुआ। वो खड़ी खड़ी मन ही मन सोचने लगी, कितना खड़ूस आदमी है, इतनी धूप में बाहर ही बात करेगा। खुद के बॉडीगार्ड ने तो उसके सर पर छाता लगा रखा था, उसे धूप से बचाने के लिए, पर बेचारी वो तो धूप में खड़ी खड़ी पसीने में गीली हो रही थी। खैर, कॉलेज का काम था, इसीलिए चुपचाप सहन करना था। ये सोचकर प्राची बोली, सर मैंने आपको मेल किया था हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में चीफ गेस्ट के लिए, पर सर आपका मेल मिला तो आपने मना कर दिया। या बिकॉज आई एम बिजी इन माई प्रेजेंटेशन। अमन रायजादा ने अपने कॉलर सही करते हुए बोला, सर 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 इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज 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 कम टू देयर। प्राची की जिद देखकर अमन रायजादा को गुस्सा आया, लेकिन किसी लड़की से बहस करना उसकी फितरत में नहीं था, इसीलिए उसने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, ओके आई विल ट्राई। अमन के मुंह से ये सुनकर प्राची बहुत खुश हुई और हंसते हुए वहां से चली गई। अमन रायजादा खड़ा खड़ा प्राची को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके मैनेजर ने उसके पास आकर कहा, सर क्या आप इस पार्टी में जाएंगे? अपने मैनेजर की बात सुनकर अमन रायजादा हंसा और हंसते हुए बोला, वेल अगर टाइम मिला तो जरूर। उसका मैनेजर ये सुनकर हैरत में पड़ गया। अमन रायजादा इंडिया के टॉप 10 मिलियनियर्स में से एक था, जो कभी कहीं नहीं जाता था। आज वो एक फेयरवेल पार्टी में चीफ गेस्ट बनकर जाने के लिए तैयार था। अमन रायजादा के अपने मैनेजर की ओर उसने देखा, फिर अपनी बहुओं को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, क्या आप अपने काम के लिए बैठेंगे या फिर मैं जाकर आपका काम करूं? सॉरी सर। ये कहकर मैनेजर अपने केबिन में जाकर काम करने लगा। अब आगे क्या होता है, अमन रायजादा जो अभी अभी कहानी में आया है, उसका क्या रोल होता है, क्या ये फेयरवेल पार्टी में जाएगा?